दोस्तों नमस्कार। जिस दौर में भारत गरीब हुआ उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री रईस हो गए। जिस दौर में नागरिकों की आय कम होती चली गई उसी दौर में प्रधानमंत्री पर होने वाला खर्च बढ़ता चला गया। जिस दौर में इस देश के लोगों के सामने रोजगार के लाले पड़ गए और 2 जून की रोटी वो अपने तरीके से कैसे मुहैया करा पाए यह भी संकट आ गया, तब सरकार ने ऐलान किया 5 किलो अनाज इस देश के 80 करोड़ लोगों को बांटा जाएगा। लेकिन उस पर आने वाले खर्च से कहीं ज्यादा खर्च अगर इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की कैबिनेट मिनिस्टर्स की फौज पर खर्च होने लगे तो फिर आप क्या कहेंगे? हमें लगता है कि दुनिया की फहरिस्त में भारत मौजूदा वक्त में विकासशील देशों की लकीर से नीचे उतरकर गरीब देशों की स्थिति में आकर खड़ा हो चला है, जो उसकी जीडीपी बतलाती है और उस जीडीपी के हिसाब से प्रति व्यक्ति की आय बतलाती है। लेकिन दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों की कतार में भारत के प्रधानमंत्री पर होने वाला खर्च शायद अव्वल दर्जे का है, एक लिहाज से सबसे ऊपर है। किसी भी दुनिया के देश में इतनी असमानता नागरिक और चुने गए प्रतिनिधि यानी प्रधानमंत्री के बीच आपको देखने को नहीं मिलेगी। पैसा टैक्स पेयर का है, पैसा जनता का है, जो बैंकों में जमा होता है वह भी करोड़ों की तादाद में इस देश के कॉरपोरेट्स को बांट दिया जाता है। पैसा जो टैक्स पेयर का आता है उससे कितनी रईसी के साथ इस देश के प्रधानमंत्री अपनी जिंदगी को जीते हैं यह भी आंखों के सामने है। लेकिन नागरिकों के हक में कुछ नहीं आता है। तमाम आंकड़े और तमाम सच या कहें तमाम हकीकत आज हमें लगता है कि आपको जानना चाहिए। जानना इसलिए चाहिए क्योंकि भारत की जीडीपी आज की तारीख में यानी बीते साल तक 134 लाख करोड़ थी, जो पिछली बार की तुलना में कम हो गई। पिछली बार 145 लाख करोड़ थी, उससे पहले 140 लाख करोड़ थी, यानी 2 बरस की तुलना में भारत और नीचे आ गया। और इसी परिस्थिति का जन्म लेता है प्रति व्यक्ति आय। जाहिर है इस देश के ग्रामीण, आदिवासी, सुदूर इलाकों में या शहरों में रहने वाले लोगों की आय भी जो बताने हम जा रहे हैं, जो जीडीपी के रेंज में आता है, उतनी शायद नहीं होगी, लेकिन फिर भी एवरेज निकाला जाता है। एवरेज का मतलब यह होता है जो आय प्रधानमंत्री की, जो आय अंबानी अडानी की, जो आय किसी भी कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज की, जो आय किसी भी बेरोजगार की, खेतीहर मजदूर की, किसान की, सभी को एक बराबर हिस्से में रखकर इस जीडीपी से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है और बताया जाता है कि इस देश में इतनी औसत आय प्रति व्यक्ति की है। और आज की तारीख में जब पर कैपिटा इनकम निकल कर आता है तो 2017-18, 2018-19, 2019-20 इन सब से नीचे आ गया और एक साल में भारत में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से भी कम हो गई। इसको थोड़ा हम और सरल करते हैं। 1 लाख कम से मामला नहीं चलेगा, सीधे जानिए 99,694 रुपए प्रति व्यक्ति सालाना आय है। इसका मतलब है मंथली आय, यानी एक महीने की आय एवरेज 8,307 रुपए 83 पैसे और प्रतिदिन की आय 273 रुपए। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि यहां से इस देश के भीतर में आपको बहुत सारे रोजगार दिखाई देने लगे होंगे। 273 रुपए एवरेज है इस देश के नागरिकों की आय का। मनरेगा में भी कुछ जगह पर ज्यादा पैसा मिलता है मजदूरी करने पर। इस देश में अनस्किल्ड वर्कर की भी कमाई इससे ज्यादा है 6 राज्यों में। लेकिन हमारे यहां औसत आय प्रतिदिन की 273 रुपए 13 पैसे है। अब इसके ठीक पैरेलल में आ जाइए कि प्रधानमंत्री के ऊपर कितना खर्च होता होगा। हम आज इसका जिक्र नहीं करेंगे कि उन्होंने कितनी यात्राएं की और कमोवेश उसका जब एवरेज निकालते हैं तो हर महीने लगभग 500, 600, 700 करोड़ रुपए सिर्फ हवाई यात्रा में खर्च हो गए। जानकारी तो यह भी मिली कि जिस जहाज से यात्रा करते हैं उसके मेंटेनेंस में भी लगभग 1,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। सवाल यह भी नहीं है कि प्रधानमंत्री के बाद जो शानदार गाड़ियों का रेला है, जिसको हम लोग कहते हैं BMW 7 सीरीज। 7 सीरीज का मतलब यह होता है 2.5 करोड़ से ज्यादा महंगी एक गाड़ी है और 6 गाड़ियों का काफिला चलता है रेंज रोवर सिक्योरिटी के लिहाज से। करोड़ों की परिस्थितियों के बीच ये ऐसी स्थिति है जिसमें पीएमओ के भीतर कर्मचारियों की तादाद शायद किसी भी
इससे पहले के प्रधानमंत्री की तुलना में ज्यादा है। इस देश को चलाने के लिए या पीएमओ और प्रधानमंत्री की देखरेख के लिए इस देश की इकोनॉमी काम करती है, जरा इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। यह इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि इस देश के भीतर में प्रति व्यक्ति की मंथली आय 8,307 रुपए है और प्रधानमंत्री के प्रति मिनट सुरक्षा घेरे पर खर्चा 8,125 रुपए होता है। सिर्फ 1 मिनट में जितना खर्चा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हो जाता है, उतना इस देश की औसत आय 1 महीने की है। और अगर महीने की स्थिति में प्रधानमंत्री को ले आइएगा, उससे पहले घंटों में ले आइए। 1 घंटे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर खर्चा होता है 4,87,500 रुपए। 1 दिन में खर्चा होता है 1,17,00,000 रुपए। 1 मंथ में खर्चा 350 करोड़ के अट पार और सालाना खर्चा 429 करोड़ रुपए। जी, एकमात्र देश में सुरक्षा कर्मी एसपीजी जो होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स ग्रुप जो है, यह एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही है। इससे पहले होता था, गांधी फैमिली को दिया जाता था। मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको भी मिली थी। यह राजीव गांधी के काल से शुरू हुआ था एसपीजी, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ प्रधानमंत्री के हिस्से में है। बाकी सभी से जो भी एसपीजी की सुरक्षा थी उसको हटा ली गई और जो खर्चा हमने आपको बताया वो सिर्फ एसपीजी का है, प्रति मिनट का 8,125 रुपए, जो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही सुरक्षा करते हैं और यही बजट में एलोकेट किया गया। इस देश के भीतर में जब आप मनरेगा का काम करने जाइएगा तो इस देश की जो औसत आय है 1 दिन की 273 रुपए 13 पैसे, हरियाणा में 309 रुपए मिलते हैं काम करने पर अनस्किल्ड लेबर। केरल में 291 रुपए 291 रुपीज मिलते हैं, गोवा में 280 रुपए मिलते हैं, कर्नाटक में 275 रुपए मिलते हैं, पंजाब में 263 रुपए मिलते हैं, मनरेगा के तहत 205 रुपए मिलते हैं। तो यह देश मनरेगा मजदूरी के मातहत ही जीवन जी रहा है। लेकिन बात तो ऐसी नहीं चलेगी, क्योंकि आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। इस देश के आंकड़े बतलाते हैं कि इस देश के भीतर में सिर्फ 1 बरस के भीतर में हर दिन जो कमाई होती चली गई, इस देश में सबसे ज्यादा रफ्तार से कमाई करने वाले की वो है अडानी। अडानी हर घंटे में 75 करोड़ रुपए कमा रहे थे। कमाल की स्थिति है, हर घंटे 75 करोड़ रुपए। और इस देश के बैंक जो थे हर दिन 878 करोड़ रुपए लोन देते रहे, जो एनपीए में तब्दील होता चला गया। लोन तो ज्यादा दे रहे थे, लेकिन एनपीए में तब्दील, यानी यह पैसा वापस लौटा नहीं, सरकार को रिटर्न ऑफ करना पड़ा। हर दिन 878 करोड़ रुपए कॉरपोरेट को, इंडस्ट्रियलिस्टों को, सरकार के करीबी लोगों को, जो उद्योग चलाते हैं, ये सारी चीजों को लेकर लोन दिया जाता रहा 878 करोड़ हर दिन। सवाल यह है कि इसके दूसरे अक्ष तले ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि हमारी जीडीपी कम होती चली गई, हमारी पर कैपिटा इनकम कम होती चली गई, महीने दर महीने कम होती चली गई, और स्थिति धीरे धीरे यह आ गई कि 1971 में भारत ने ही जिस बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर निर्माण किया था, उसकी आय भी भारत के अट पार आ गई। ये भारत के अपने आंकड़े हैं जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन हमें लगता है कि आज जरा दुनिया की दृष्टि से भी भारत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के बाजार में गरीब का मतलब क्या होता है और अति गरीब का क्या मतलब होता है, यह भी समझना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए ही आप जान पाएंगे कि दरअसल भारत में गरीबी क्यों इस रूप में आती चली जा रही है। वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तमाम एजेंसियों ने जो डाटा दिए उसके मुताबिक भारत में $2 से कम को कहा जाता है गरीब। दुनिया भर में प्रतिदिन $2 से कम, $2 से कम का मतलब है 145 रुपए प्रतिदिन के, उसको माना जाता है कम। लेकिन भारत में 95 करोड़ लोगों की आय जो है वह $2 से कम है, यानी 95 करोड़ लोग इस देश में गरीब हैं। अब दूसरा सवाल आता है, इस गरीब के नीचे भी एक लकीर होती है, उस रेखा से भी नीचे। इस दौर में भारत के भीतर में जिनकी आय $1.25 की आकर टिक गई, यानी $1.25 मैक्सिमम है प्रतिदिन की आय। $1.25 का मतलब होता है एक दिन में 91 रुपीज 35 पैसा। उनकी संख्या इस देश में
28 करोड़ 50 लाख है जो कि गरीबी की रेखा से नीचे आकर टिक गए। यह अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है जिसके लिहाज से हम कहते हैं कि इनकी आय मंथली और ईयरली के दौर पर आइएगा तो 2,740 रुपए मंथली होगी, ईयरली होगी 33,343। अब इसके तुरंत रिफ्लेक्ट कीजिए प्रधानमंत्री के खर्चे पर। प्रधानमंत्री को इन्हीं नागरिकों ने चुना है जो वोट डालते हैं, करोड़ों वोट देते हैं। इन करोड़ों लोगों की अपनी स्थिति क्या है, हमें लगा कि इसके लिए समझने के लिए बनारस को ही क्यों ना समझ लिया जाए, जो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है और जहां की आर्थिक परिस्थितियां जो है उसका जो एवरेज निकल कर आया वह 62% लोग बनारस के भीतर रहने वाले गरीब हैं। 62% लोग, हर 100 में से 62 लोग गरीब हैं। जो गरीब नहीं है और जिनकी आय कॉम्परेटिवली कुछ भी ठीक है, उनकी आय इतनी ज्यादा है कि प्रधानमंत्री की 6 गाड़ियां जो BMW 7 सीरीज की एक साथ स्टार्ट होती है और 7 RCR से निकलकर संसद तक पहुंचती है, जो ये 6 किलोमीटर का रास्ता जब ये नापते हैं तो उसमें जितना पैसा खर्च हो जाता है वह बनारस के तकरीबन 1000 लोगों की एक दिन की आय के बराबर होता है। सिर्फ वो पेट्रोल का खर्चा। बहुत कम माइलेज देती है, बड़ी रईस गाड़ी है। दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के पास इतनी महंगी गाड़ी तमाम देशों में कहीं मिलेगी नहीं। हां, अमेरिका में मिल जाएगी, आपको फ्रांस में भी मिल जाएगी, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्राध्यक्षों पर इतना खर्च नहीं मिलेगा। भारत दूसरे देशों का क्या जिक्र करें, अपने ही देश के भीतर झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि भारत के भीतर में इस बात का जिक्र बार बार होता था कि जितना पैसा इस देश के प्रधानमंत्री पर खर्च होता है, जितना कैबिनेट पर खर्च होता है, जितना मंत्रालयों को चलाने वाले लोगों पर खर्च होता है, अगर उस पूरी की पूरी स्थिति को मिला दिया जाए एक साल के लिए तो यह जो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया गया उसका डाटा भी निकलकर सामने आया कि दरअसल यह अनाज देने पर जो खर्च किया गया उससे ज्यादा खर्च तो इस देश में सरकार चलाने वाले उन लोगों पर हो जाता है जो लोग शायद बहुत कुछ करते हैं, या फिर बहुत कुछ करते हैं तो लोगों के पास कुछ आ क्यों नहीं पाता है। 2020 में महामारी के वक्त में जो अप्रैल से नवंबर तक 8 महीने तक 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को दिया गया, यह टोटल था 322 लाख टन अनाज। इसकी सब्सिडी कॉस्ट सरकार को पड़ी 1,22,000 करोड़ रुपए। 1,22,000 करोड़ रुपए जोड़ जाइए आप। 2021 में मई से नवंबर तक, कल ही ऐलान किया गया कि हम नवंबर तक मुफ्त में अनाज देंगे, 5 किलो अनाज। इसका मतलब है 7 महीने यहां भी हो गए। इन 7 महीनों में 280 लाख टन अभी तक आया और 90,000 करोड़ रुपया टोटल सब्सिडी कॉस्ट होगा सरकार के हिस्से में। यानी दोनों मिला दीजिएगा अगर, तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन 2-2.25 लाख करोड़ रुपए सरकार पर यह सब्सिडी कॉस्ट पड़ा, जिसके जरिए इस देश के 80 करोड़ लोगों का पेट की भूख मिट जाएगी। अब सवाल यह है कि यह जो 2 लाख करोड़ रुपए है, जब खर्चा निकाला गया कि इस देश की सरकार के तमाम मंत्रालयों को चलाने वाले पर कितना खर्च आया, तो पता चलता है कि यह 8 लाख करोड़ का है। यानी 80 करोड़ लोग इस देश के भीतर में जो 5 साल तक खा सकते हैं, उतना 1 साल के भीतर में उन मंत्रालयों को चलाने वाले मंत्री महोदय को लेकर और सारे ब्यूरोक्रेट्स पर खर्च हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? इतनी रईसी परिस्थितियों के बीच दुनिया का कोई देश आपको जीता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि कुछ डाटा आपके पास इसलिए आने चाहिए क्योंकि एक बात का हमने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के जो एयरक्राफ्ट था उसके मेंटेनेंस पर जनरल वीके सिंह ने जानकारी दी थी पार्लियामेंट के भीतर में 1,583 करोड़ रुपए खर्च हो गए। सिर्फ विदेशी यात्राओं का खर्चे का जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि इसकी ठीक तुलना में हमने एक दूसरा राज्य चुना, डबल इंजन की सरकार बिहार को चुना। बिहार के भीतर में सरकार के पास पैसा नहीं है, जिस बिहार को लेकर ना जाने कितने लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान दिल्ली ने किया, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में 3,276 स्कूल ऐसे चल रहे हैं, इसमें प्राथमिक विद्यालय भी है और इसमें मध्य विद्यालय भी है, जिसमें एक ही शिक्षक है। नियम से वहां पर 5 से ज्यादा शिक्षक होने चाहिए, लेकिन हम बाकी 4 शिक्षक को रखने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। 12,000 स्कूल ऐसे हैं
जो सिर्फ 2 शिक्षकों के भरोसे चलता है। 7,170 स्कूल ऐसे हैं जो 4 शिक्षकों के भरोसे चलता है। यानी जब आकलन करना शुरू किया गया तो पता चला कि बिहार के भीतर में जो स्कूल चल रहे हैं, जहां पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, उसमें तो तकरीबन 3 लाख से ज्यादा शिक्षक, 3,83,000 शिक्षकों को नियुक्ति करके जो पैसा दिया जाना है, उस पैसे का जो वेतन पूरे साल का होगा, उतना खर्चा पीएमओ के अधिकारियों में जो आईएएस आईएफएस के नीचे के अधिकारी हैं, उनके जो पूरे साल भर का खर्चा होता है वह उनसे कितने गुना होता है? वह लगभग 20 गुना बैठता है। और एक तरफ पूरे राज्य का जिक्र है। यह एक आंकड़ों की दृष्टि इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में जब हम गरीब और रईसी का जिक्र कर रहे थे तो हमारे पास कोई विजन होना चाहिए। यह देश कैसे अमीर होगा? इंडस्ट्री चलनी चाहिए, फैक्ट्री चलनी चाहिए, लेकिन विजन नहीं हुआ तो क्या हुआ कि हर महीने 15,000 करोड़ के राजस्व का घाटा इंडस्ट्रियों के बंद होने से मौजूदा वक्त में हुआ है। बीते 1 साल में फैक्ट्रीज जो बंद रही, हर दिन लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए का घाटा लगातार होता चला गया। जो लोग लोन ले रहे थे, जो लोग पैसा निकाल रहे थे और लोन लगातार बढ़ते चला जा रहा था, वह सिर्फ 3 से 4 महीने के भीतर में, जब पहली लहर खत्म हो गई और दूसरी लहर आई नहीं थी, जानकारी मिली कि उसी बीच में 1.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का लोन लोगों ने उठा लिया और लौटाया ही नहीं, क्योंकि उसकी जो म्याद 180 दिन की होती है वह भी पार कर जाती है, उसमें भी नहीं लौटाया। देश रईस है या गरीब है? देश गरीब है, प्रधानमंत्री रईस है, गवर्नेंस रईस है, इस देश को चलाने वाले रईस हैं, जो भी सत्ता में है वो रईस है, उस पर अता खर्च होता है। और यही बात, जिन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें एक बात समझिए कि जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। जब जिक्र हुआ था इस देश में पहली बार महामारी का, आपके जहन में याद होगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया गया था। पहली बार लगा 20 लाख करोड़ का पैकेज, यानी प्रधानमंत्री तो अपने खर्च, जो उनके ऊपर खर्च होता है, पहली बार उसी मुताबिक उन्होंने ऐलान किया है, दिल खोलकर ऐलान किया है। लेकिन आज की तारीख में जब उसका एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि 20 लाख के बदले 2 से 3 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च सरकार ने किया ही नहीं, और जो भी खर्च किया वो गरीब कल्याण पैकेज पे खर्च हुआ, प्रवासी मजदूरों पे खर्च हुआ, मनरेगा पर खर्च हुआ, मुफ्त अनाज पर खर्च हुआ, या डायरेक्ट बेनिफिट जो अकाउंट में डाल दिया उसी पर खर्च हुआ। लेकिन कहा क्या गया था? याद कीजिए, पिछले साल लौट जाइए जब 20 लाख करोड़ का ऐलान किया गया था। 26 मार्च को कहा गया गरीबों के लिए 1,92,000 करोड़ रुपया यकीनन ये दिया गया, हमने मान लिया। उसके बाद आइए 13 मई को जिन बातों का जिक्र था, लगभग 6 लाख करोड़ का, 5,94,000 करोड़ का, इसमें छोटे व्यवसाय को कर्ज देना था, जो वित्तीय कंपनियां होती हैं उनको खर्च देना था, जो गैर वित्तीय बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है उनको देना था, बिजली वितरण कंपनी को मदद देना था, इकोनॉमिक पैकेज 3 करोड़ के जिक्र हुआ, खेती किसानी के लिए 1.5 करोड़ का जिक्र हुआ, संरचनात्मक सुधार जो कहते हैं कोयला के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उस पर खर्च करना था। और आरबीआई ने एक ऐलान किया था, उसको भी इसी में जोड़ा गया था, वो तकरीबन 8 लाख करोड़ का था। आरबीआई से जरा समझ लीजिए तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि 20 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ तो आरबीआई ने अलग अलग जो उपाय के ऐलान किए थे उसके मातहत जानकारी दी थी। लेकिन दरअसल ये लिक्विडिटी पैकेज था। लिक्विडिटी पैकेज बैंकों को ऑफर किया जाता, और संयोग से बैंकों ने इस ऑफर को लिया ही नहीं। यानी इस देश के नियम कायदे के तहत आरबीआई का ऐलान और बैंकों ने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो क्रेडिट ग्रोथ आप देखिएगा 5 to 6%, उससे ही समझ जाइएगा कि बैंकों ने इस ऑफर को नहीं लिया। यानी खर्च 20 लाख करोड़ नहीं, सरकार ने सिर्फ 2 लाख करोड़ किया। यानी किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है, ये जानते समझते हुए कि इस देश की स्थिति लगातार नाजुक होती चली जा रही है। सवाल ये नहीं है कि अब हम लोग एजुकेशन का जिक्र करें, हेल्थ का जिक्र करें, या किसी भी सेक्टर का जिक्र करके यह बताएं कि स्थिति देखिए कितनी नाजुक है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस देश के लोगों ने एक सेवक को चुना, ये कहते हुए कि जो भी देश का पैसा है, खनिज संसाधनों का पैसा है, खेती से आय होने वाला पैसा है,
टैक्स का पैसा आपके पास आएगा, दुनिया के बाजार में जो माल बेचिएगा उससे जो आपको कमीशन मिलेगी, सब पैसा को लीजिए और आप एक डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से कीजिए कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके और इस देश की आय बढ़ती चली जाए। लेकिन बिल्कुल इस दौर में सारी चीजें उलटती गई। सरकारी संपत्तियों को बेचा जाने लगा, औने पौने दाम में बेचा जाने लगा। इसीलिए प्रति घंटे 75 करोड़ जब हम कहते हैं कि अडानी की संपत्ति में इजाफा हो रहा था, तो यूं ही नहीं हो रहा था। या इस देश के कॉरपोरेट की आय उस दौर में बढ़ गई जब भारत की जीडीपी नीचे आ रही थी, यूं ही नहीं बढ़ रही थी। कहीं ना कहीं सरकार का अपने ऊपर खर्चा और यह भी नहीं समझना कि जो पैसा आ रहा है, जो एक सिस्टमेटिक तरीके से इस देश की जनता देती है, उस जनता के ऊपर खर्च करना है, बल्कि उल्टा खेल अपने ऊपर खर्च करने की परिस्थितियों में इस देश की सत्ता आ गई। तो आप क्या करेंगे? सवाल यह नहीं है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, उन 5 साल के बाद आप चाहें तो सत्ता बदल दे, चूंकि आप ही ने चुना है तो आप 5 साल तक इसे भोगेंगे ही। सवाल यह है कि इस देश की स्थितियां दुनिया के बाजार में कल तक विकासशील की थी, यानी डेवलप आप हो सकते थे, आज आप गरीब हो गए। आपके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, जो एक लिहाज से आप पर निर्भर रहते थे, आज की तारीख में उनसे आप कंपटीशन कर रहे हैं कि तुम्हारी आय ज्यादा है कि हमारी आय ज्यादा है। बांग्लादेशी अब भारत में नहीं आते हैं, भारत से लोग बांग्लादेश जाकर नौकरी करने लगे हैं और खासतौर से जूट इंडस्ट्री में काम करने वालों की तादाद तकरीबन भारत से गए लोगों की 1,30,000 है, जो बांग्लादेश की जूट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वहां के कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे यहां यह चीजें भी नहीं बच पाई। तो जिस रईसी में इस देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, और आखिरी बात, इसको बार बार जहन में इसलिए रखिएगा क्योंकि आप कहीं भूल ना जाएं कि बात शुरुआत में कहां कही गई थी और अंत कहां किया गया। इस देश में हर महीने एक व्यक्ति की जो आय है उसका खर्च के बराबर का खर्च इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 1 मिनट में खर्च कर देते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। इस देश के भीतर में डेली का खर्च जो है 273 रुपए का, वो शायद प्रधानमंत्री निवास के भीतर में जो घास काटता है उसकी भी जो आय है, उसका भी जो वेतन तय है, वह वेतन भी बाहर काम करने वाले मजदूरों की तुलना में लगभग 20 मजदूरों के बराबर है। देश 7 लोक कल्याण मार्ग नहीं है, देश रायसीना हिल्स नहीं है, देश 7 RCR भी नहीं है, और देश सेंट्रल विस्टा भी नहीं होगा। यह देश उन नागरिकों से बनता है जिन नागरिकों को आपने और गरीब कर दिया है और दुनिया के बाजार में उन्हें मजदूरों में तब्दील कर दिया है। स्थिति नाजुक है, समझ जाइए तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।